सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के भूगोल विषय का पाठ 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार का आगे का प्रकरण परिवहन और संचार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था बस्तियों के बारे में कि बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं और ये बस्तियाँ स्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी भी हो सकती हैं। तो जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। जैसे कि घने जंगल हैं, गर्म और ठंडे रेगिस्तान हैं, पर्वत के निवासी हैं। तो ये लोग क्या है, ज़्यादातर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। और अस्थायी बस्तियों में जो लोग रहते हैं वे आखेट, संग्रहण और स्थानांतरित कृषि या ऋतु प्रवास करते हैं। तो ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था कि जो मौसम के अनुसार आवागमन करते हैं उसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो बस्तियां हैं वो ग्रामीण भी हो सकती हैं और शहरी भी हो सकती हैं। तो ग्रामीण बस्ती वो होती है जहाँ लोग खेती करते हैं, मछली पालन करते हैं, दस्तकारी है, कोई बुनकरी का कार्य है या पशुपालन संबंधी काम है। इस तरह के काम है वो गांवों में ज़्यादा होते हैं। और ग्रामीण बस्तियां सघन भी हो सकती हैं और प्रकीर्ण। सघन बस्ती वो होती है जिनके घर हैं वो पास पास में हों, जैसे कि इस चित्र में आपने पहले भी देखा था। और प्रकीर्ण का मतलब होता है जिनके घर हैं वो बहुत दूर दूर फैले हुए होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि ज़्यादातर जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मकान जो बनाए जाते हैं उनकी छतें हैं वो ढालू वाली बनाई जाती हैं, यानी ढलान वाली। और जिन क्षेत्रों में बारिश के जल का जमाव अधिक होता है वहाँ जो मकान है थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पर यानी स्टिल्ट पर बनाए जाते हैं। और जो शहरी बस्तियाँ होती हैं वो बड़ी बस्तियाँ होती हैं। और शहरों के अंदर लोग निर्माण संबंधी कार्य है, व्यापार है या सेवा क्षेत्रों से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं वो करते हैं। तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण का आगे का प्रकरण परिवहन। परिवहन लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं, यानी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए जो साधन काम में लिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं परिवहन। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था और उस समय लोग या तो पैदल चलते थे या फिर अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे, जैसे कि घोड़ा है, खच्चर है, इनका वो उपयोग करते थे। फिर क्या हुआ कि पहिए की खोज हुई और पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। जैसे कि हमने इतिहास में पढ़ा कि धीरे धीरे मनुष्य ने पहिए की खोज की। एक खोज और इम्पोर्टेंट थी आग की खोज। तो इन दो खोजों से क्या हुआ, जो मनुष्य जीवन है बहुत ही आसान हो गया था। तो समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का भी विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए इन पशुओं का उपयोग करते हैं। तो ये देखिए नीचे चित्र में, जैसे यातायात के साधन के रूप में आपको घोड़ा गाड़ी दिखाई दे रही है। तो पहले तो सिर्फ जो मनुष्य है वो पशु का उपयोग करते थे, सिर्फ घोड़े का, सामान में को ढोने के लिए या फिर यात्रा करने के लिए। लेकिन जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ और पहिए के आविष्कार के साथ ये घोड़ा गाड़ी का निर्माण किया गया और इसे यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह से होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो वास्को डी गामा है उसने भारत की खोज की थी और वो 1498 में भारत आया था। तो उसे भारत आने में लगभग 6-7 महीने से ज़्यादा का समय लगा था और वो समुद्री मार्ग से आया था। तो इस तरह से भारत पहुंचने में अनेकों महीने लग जाते थे। तो वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से
आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को धूर्त बना दिया है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि परिवहन के साधनों का विकास हुआ। तो जैसे घोड़ा गाड़ी है, फिर धीरे धीरे रेलगाड़ी, बस, इस तरह से कार, हवाई जहाज, इन साधनों का विकास हुआ और आज हवाई यात्रा ने इस परिवहन को बहुत ही जल्दी और आसान बना दिया है। तो आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय ही लगता है। तो इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ एक प्रश्न है कि परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाइए जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। तो देखिए, हमारे विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं वो पैदल आते हैं, कुछ साइकिल पर हैं, कुछ बच्चे स्कूल बसों से भी जाते हैं दूसरे स्कूलों में, या फिर कार से भी जाते हैं। इसके अलावा क्या है, कुछ छात्र हैं उन्होंने जैसे टेम्पू है वो किराए पर अनुबंधित कर रखा होता है। तो इस तरह से अलग अलग साधनों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि परिवहन के 4 मुख्य साधन होते हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो देखिए, क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। तो इसे कहते हैं हम स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग। अब हम परिवहन के इन 4 साधनों में सबसे पहले सड़क मार्ग के बारे में पढ़ेंगे कि कम दूरी और यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग हैं वो सड़क है। सड़कें पक्की और कच्ची दोनों ही हो सकती हैं। जैसे कि इस चित्र में देखिए, ये आपको पक्की सड़क दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ये यहाँ पर कच्ची सड़क का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली से लेकर लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। हिमालय पर्वत पर जो मनाली से लेकर लेह तक का जो राजमार्ग है वो सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। तो देखो, ये पहाड़ी पर बना हुआ है और सबसे ऊंची सड़क मार्ग है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे भी कहते हैं। तो देखो, भूमिगत का यहाँ मतलब है जैसे अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे से बने होते हैं उन्हें सबवे कहते हैं। और फ्लाईओवर उत्थित रचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, जिसे अपने ब्रिज या पुल बोलते हैं। इस तरह से एक पुल के ऊपर दूसरा पुल बना होता है तो उसे फ्लाईओवर कहा जाता है। इसके बाद देखिए, अब हम पढ़ेंगे रेल मार्ग के बारे में। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य किया जाता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। यानी जो सबसे पहले इंजन चलते थे वो वाष्प यानी भाप से चलते थे। तो भाप के इंजन की जो खोज है वो किसने की थी? जेम्स वॉट ने। फिर धीरे धीरे डीजल से चलने लगे, इस तरह से चलने लगे थे। तो ये जेम्स वॉट ने भाप के इंजन की खोज की थी और इससे क्या हुआ, जो रेल परिवहन है उसमें बहुत तेज़ी से विकास हुआ। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम है। अभी पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, रेल मार्गों की संख्या है वो कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है और ये एशिया में सबसे बड़ा जाल है। यानी जब हम रेल मार्गों की बात करेंगे तो जैसे रेल मार्गों का जो जाल बिछा हुआ होता है वो भारत का पूरे एशिया में सबसे बड़ा जाल मार्ग है। यहाँ देखिए कि क्या आप जानते हैं, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी
समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। तो देखो, ये आपको नीचे चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि ये जो एक पहाड़ी है और इस पर ये जो रेल मार्ग बनाया गया है, ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है और जिसका सबसे ऊंचा बिंदु है वो समुद्र तल से 5072 मीटर है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपको एक ये मानचित्र दिखाई दे रहा है, यह है रूस देश का। तो क्या आप जानते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो ये देखो, आपको ये रूस का जो मानचित्र दिखाई दे रहा है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है रूस। और ऐसे ही हमने पहले भी पढ़ा था, दूसरे पर कनाडा, फिर चीन, और इस तरह से जो भारत का स्थान है वो 7वां है क्षेत्रफल के आधार पर। अगर हम जनसंख्या के आधार पर बात करेंगे तो भारत का स्थान होगा दूसरा और चीन है उसका पहला स्थान है, वो है जनसंख्या के आधार पर, और क्षेत्रफल के आधार पर रूस है वो पहले स्थान पर है। तो जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो इस पश्चिमी रूस में, यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से लेकर के और इस तरह से ये यहाँ तक प्रशांत महासागर के तट पर स्थित यहाँ तक व्लादिवोस्टोक तक जाता है। और ये जो रेल मार्ग है लगभग 9000 किलोमीटर लंबा है। अब इसके बाद देखिए जल मार्ग, जैसे हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है और ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है, अफ्रीका में नील नदी है। तो समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह, जहाँ बड़े बड़े ये जो जहाज हैं खड़े किए जाते हैं समुद्र के किनारे। तो विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं, जैसे एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, और उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। तो ये इसमें चित्र है, वो अभी हम देख लेते हैं। तो इससे पहले देखिए कि यहाँ लिखा है, क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम भी बता सकते हैं? तो जैसे दक्षिणी अमेरिका के अंदर क्यूटो है, लीमा है, और उत्तरी अमेरिका में वैंकूवर है। बाकी इसके अलावा जब हम ये मानचित्र देखेंगे तो उसमें भी देख लेंगे। उसके बाद देखिए वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है, यानी सबसे तेज गति से चलने वाला मार्ग है। तो देखो 20वीं सदी का आरंभ यानी कि 1901 से लेकर 2000 तक का जो समय है वो हो गया 20वीं सदी, और अब चल रहा है 2021, यानी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। तो 20वीं सदी के आरंभ में यह विकसित हुआ परिवहन का सबसे तेज़ मार्ग है। ईंधन की लागत इसमें अधिक होती है और ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कि कोहरे या तूफान से खूब प्रभावित होता है, और यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूरह स्थानों तक पहुंच सकता है। जैसे मानो कोई पहाड़ी क्षेत्र है या जहां जाना आसान नहीं होता है, समुद्र के बीच में जैसे द्वीप बने होते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए ये एक अकेला साधन है वायु मार्ग द्वारा। तो विशेष रूप से जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं हैं, तो वहां के लिए ये बहुत ही आसान और बढ़िया साधन है। तो हेलीकॉप्टर है वो अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने
एवं भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए एक बहुत उपयोगी साधन है। जैसे ये इस चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा है, ये हेलीकॉप्टर है और लोगों को बचाने के लिए, भोजन वगैरह इसे पहुंचाने के लिए बहुत बढ़िया साधन है ये। जैसे कि हमने सुनामी के बारे में पढ़ा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब 2004 में सुनामी आई थी, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ कोई सड़क मार्ग नहीं था, रेल मार्ग नहीं है, तो वहाँ इन हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों को भोजन, कपड़े, जल, दवाइयाँ, इस तरह के सामान पहुँचाए गए थे। फिर इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं। हवाई पत्तन मतलब जैसे एयरपोर्ट, तो जैसे दिल्ली है, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा, ये सारे हैं जो कुछ महत्वपूर्ण विश्व के अंदर हवाई पत्तन हैं। इसके बाद देखिए कि हम पढ़ेंगे, अब अंतिम बिंदु है यह हमारा संचार, मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत। संचार दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया होती है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों का भी विकसित कर लिया है। जैसे चित्र 7.10 ये संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। तो ये देखिए, आपको इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, है ना। यानी कि जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति तक संदेश देता है और वो आगे ले जाकर वो संदेश है पहुँचाता है, जिसे अपने कहानियों में राजा महाराजाओं के समय में दूत होते थे, तो इन्हें दूत कहा जाता था। फिर धीरे धीरे है, जैसे गांव में कोई सूचना देनी है तो ढोल नगाड़े बजाकर सूचना दी जाती थी। फिर ये आपको डाकिया दिखाई दे रहा है कि इस तरह से धीरे धीरे पत्र का लिखने का विकास हुआ और पत्र लिखकर एक दूसरे तक संदेश पहुंचाए जाते थे। उसके बाद जब छापे खाने का आविष्कार हुआ तो अखबार है, पुस्तकें हैं, ये भी संचार माध्यम बने। और इसके बाद आपको यहाँ तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, जिसमें कंप्यूटर है, टीवी है, टेलीफोन है, लैपटॉप है, सिनेमा है, थिएटर है, और ये यहाँ पर आपको उपग्रह भी दिखाई दे रहे। तो ये सारे क्या हैं, संचार के साधन हैं। तो इस तरह से संचार के साधन का विकास हुआ। तो संचार के क्षेत्र में जो विकास हुआ उससे पूरे विश्व में सूचना क्रांति आई है, और सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, और इसलिए आपको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं इनको। तो सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पहले से अनुमान लगाना और आपदा की पहले से चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। जब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे ईमेल या फिर ईमेल भेज सकते हैं, ये सब इंटरनेट के माध्यम से होता है। आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। बेतार मतलब जिसमें तार ना लगी हो। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इससे हमारा जीवन है वो अधिक सुखमय भी बन गया है। अब क्या है, हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा या होटल के लिए टिकट है वो आरक्षित करवा सकते हैं। यानी हम घर बैठे बैठे कोई भी टिकट बुक करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। और ये सब किसके कारण संभव हो रहा है? संचार की जो साधन है इनका विकास होने से, कि हम घर बैठे बैठे ही पूरे विश्व को देख सकते हैं कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है। तो इसके बाद देखिए कि आपको यहाँ पर ये विश्व के प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो इसमें आपको काले रंग के बिंदु दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये तो हैं
प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में एनकारेज है, वैंकूवर है, सैन फ्रांसिस्को है। तो ये सारे इस तरह से समुद्री और हवाई पत्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो ये लाल रंग की लाइन दिखाई दे रही हैं, ये सारे हैं वायु मार्ग। इस तरह से ये प्रमुख वायु मार्ग हैं। और जो नीले रंग से आपको लाइनें दिखाई दे रही है छोटे छोटे बिंदु के रूप में, ये सारे हैं जल मार्ग। कि मानो इस तरह से जैसे अफ्रीका महाद्वीप से हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जाना है तो ये यहाँ पर जल मार्ग है। इस तरह से अगर एशिया से हमें ऑस्ट्रेलिया आना है तो जैसे मुंबई से यहाँ के लिए आ सकते हैं, और कलकत्ता से यहाँ के लिए आकर यहाँ आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। तो इस तरह से ये प्रमुख समुद्री और हवाई पत्तन, वायु मार्ग और जल मार्ग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।